हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक्लॉज पे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज अबाउट द president which we are going to discuss. Like, this is the doctrine of president and this is about article 141. So article 141 से ही समझते हैं एंड बेसिकली पहले हम देखते हैं क्या क्या हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। हम समझेंगे आर्टिकल 141 एंड हम समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट्स। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट में भी हम दो चीज डिस्कस करेंगे, रेसो डिसिडेंडी एंड ऑबिक्टर डिक्टा एंड देन स्टेयर डिसीजेस। एंड उसके बाद में हम समझेंगे व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट लाइक पर इंक्यूरियम एंड सब साइलेंसो। सो लेट्स स्टार्ट द थिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट लाइक आर्टिकल 141। इसी से स्टार्ट करते हैं। So what is Article 141? Article 141 of the Constitution stated that the law declared by the Supreme Court is binding on all the court within territory of India. The expression law declare implies the law as expounded by the Supreme Court while deciding the cases. So इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है और जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट है और वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनके ऊपर वो बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं। ओके, सो इसका मेन पर्पस है कि यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए कि हमारे सभी कोर्ट्स के ऊपर एक यूनिफॉर्मिटी आए, ठीक है, और जो लॉ है वो एक उसमें सर्टेनिटी, क्लियरिटी लेके आए। That's the basic purpose of it. Now we understand what is the importance of this doctrine of president. So the main object of this doctrine has under Article 141 is to the law of the land should be clear, certain and consistent to that the court shall follow it without any हेजिटेशंस। सो जो लोअर कोर्ट है वो जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उनको बिना किसी हेजिटेशन के आपका इम्प्लीमेंट कर सके। दे डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट कि व्हाट इट इज, देयर इज एनी एम्बिग्यूटी। सो सुप्रीम कोर्ट इज गिव देयर रीजनिंग एंड मेक इट क्लियर, सर्टेन एंड कंसिस्टेंट कि without any hesitation all the courts, like all the high courts and the subordinate courts, can implement the president of the Supreme Court. Ab there is a judgment which I am going to quote here. In the judgment in Union of India versus Raghuveer Singh 19 AIR 1989, the Supreme Court held as under the doctrine of binding president has the merit of promoting certainty and consistency in the judicial decision. That's mean जो डॉक्ट्रिन है ये आपकी जो ये प्रमोट करेंगी कंसिस्टेंसी जजमेंट में और जो जुडिशियल डिसीजंस है उनमें। एंड देन इट्स अनेबल इन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट ऑफ लॉ, और ये एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट लॉ में लाने के लिए भी प्रमोट करेगी। ये इस चीज को बढ़ावा देगी कि हमारा लॉ डेवलप हो इन ए सर्टेन वे, लाइक वो एक जो उसमें एम्बिग्यूटी है या जो चीजें डिफाइन नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट गिव देयर रीजनिंग, लाइक there is an interpretation of law, they gave their interpretation and the subordinate court follow the same. They have the binding effect, the president. Now it is also provide assurance to the individual also to consequences of the transaction forming part of the daily affairs. So ये भी इंश्योरेंस देती है कि जो इसके consequences हैं वो लोगों के डेली लाइफ को इफेक्ट करेंगे। That's the thing. And now अब हम समझते हैं what is a part of a decision binding. अब एक जजमेंट का कौन सा पार्ट है जो बाइंडिंग इफेक्ट रखता है, what it is. So this is a common practice for one to rely upon various judgment for their presidential value while arguing the case so as to the strengthen it. Okay, and while reading a judgment you might be have often wondered as what part of the judgment have the binding effect. So now समझते हैं ये किस तरह से है कि जब हम लोग एक ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जब हम किसी केस को जो आर्ग्यू करते हैं और किसी पॉइंट को कोर्ट के सामने रखते हैं, सो वी ब्रिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट टू स्ट्रेंथन आवर केस, अपने केस में
मजबूती से रखने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिलाई ऑन इट एंड गिव दिस जजमेंट, दे से दिस एंड दैट. सो दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस नाउडेज वी आर डूइंग. सो एडवोकेट इस तरह से करते हैं. तो अब आप समझते हैं कि कौन सा पार्ट, व्हाट इज अ पार्ट ऑफ द जजमेंट इज हैव द बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ इट, कि भाई ये आपके ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रखता है इस जजमेंट का ये पार्ट. सर द क्वेश्चन हैव बीन आंसर्ड इन द केस ऑफ बी शर्मा राव वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, where it was held that a decision is binding not because of its conclusion but regarding its rationale and the principle laid down therein. That's mean कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि जजमेंट, क्या पूरा जजमेंट आपका बाइंडिंग इफेक्ट रखता है? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है. जो जजमेंट का रेशनल पार्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल लेयर डाउन किए हैं उस केस को डिसाइड करते हुए, दोस प्रिंसिपल हैव द बाइंडिंग इफेक्ट. ओके, सो फ्रॉम दिस जजमेंट इट्स क्लियर दैट व्हाट इज अ बाइंडिंग वुड बी that we call ratio decidendi of a judgment, and thus while reading a judgment it is important one to discern the ratio decidendi. जब जजमेंट पढ़ते हैं तो हम लोगों को जो रेशियो डिसेंडी है उस पार्ट को फोकस करना है. Now ratio decidendi and obicta dicta. Now there is another term also, obicta dicta and ratio decidendi. So ratio decidendi is the literal sense means रेशनल ऑफ द डिसीजन, कि उस डिसीजन का क्या रेशनल चीज क्या थी, उस डिसीजन से क्या रेशनल चीज निकल के आई है. एंड दिस इज अ बाइंडिंग part of the judgment and hence it has a binding effect on the subordinate courts. Okay, when the court are dealing with case of similar nature have similar effect. So जब court कोई similar nature के case को decide करते हैं, that time court can refer that judgment and decide that question of law कि we can use that judgment that have the binding effect on the court. Okay, let's understand the principle in details. Okay, so ratio decidendi is that which can be deducted by applying the law to the fact and circumstances of a particular case. It is important to note that here, like the principle or the rationale can be differentiated from conclusion that based upon fact and maybe appear to be similar. So just a minute. रेशियो डिसेंडी का जो मतलब है, इसका मतलब है कि जो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस हैं केस के, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट हियर जो प्रिंसिपल ऑफ और रैशनल कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम कंक्लूजन based on the circumstances of the case or maybe the fact of the case. So even when there is a similar fact which is applied in the case and there is a similar circumstances as well, however if there is an additional fact that can change the conclusion, so in that scenario that judgment is not going to be applied over there. So this is the thing, and now we can talk about what is the obicta dicta. Obicta dicta is also the thing which we need to understand here. The expression is derived from the Latin word obicta and dictum. So the former term means in passing and the later term denotes something that is said. So hence it can be said that the phrase mean in authority or judge's expression of opinion expressly by the court while pronouncing a judgment. इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पे ये है कि जब एक जजमेंट को कोर्ट डिलीवर कर रहा, that time does say something that is their opinion. So that opinion is or suggestion does not have the bounding effect. They just passing that comment or saying something in the judgment that does not have the binding effect. And there is a case law in the case of Mohammed Isardev versus A.N. Satyanathan. The Supreme Court explained in obicta dicta as the opinion expressed by the judge in the court or during pronouncements of the judgment, which does not have any importance in the decision. Okay, they are the incidental remark made by the court while dealing with the actual conflict
between the parties. Okay, now we can understand this thing. I explain one more time. So obiter dicta का मीन क्या है? जब कोर्ट कोई जजमेंट डिलीवर कर रहा है, that time they are judge are discussing and pronouncing the judgment, they are just putting their remark, incidental remark over there, so that does not have the binding effect on it. Now अब हम लोग बात करते हैं there is a stare decisis. That's the terminology which we are going to discuss here. So stare decisis is an expression obtained from a Latin term which implies to stand by the previously decided cases or maintaining former adjudication and decision. That means this rule is again recognized under the Constitution of India under the Article 141 that declare the decision of the superior court has a binding effect on all the subordinate and lower courts. That it is. So stare decision ensure that case with similar scenario and facts are approached in the same way. Simply put, it's bind court to follow legal precedent set by the previous decision. That means, like, although the rule has a binding effect, we must note that it is not binding on Supreme Court, which means that the decision delivered by the apex court may bind all lower courts but not the Supreme Court itself. Now these two things which I am going to discuss again. Now I repeat, okay. So stare decisis का मीन है, जो एक्सप्रेशन है ये, इसका मतलब है कि आप जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो सभी कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रखता है, जो लोअर कोर्ट है उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का बाइंडिंग इफेक्ट होगा। ऑल्दो जो इफेक्ट है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं होगा. I mean, all the lower court can follow, would going to be follow the Supreme Court judgment, but Supreme Court itself does not have the binding effect of its own judgment. So Supreme Court की judgment का Supreme Court के ऊपर binding effect नहीं होगा. They can overrule that judgment. So what to be done where there is a conflict view of different bench? इस केस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस केस में क्या होगा. So it is not uncommon. ये अनकॉमन फॉर लेटर बेंच और डाउट अर्लियर डिसीजन ऑफ द कोर्ट. सो अब क्या है, यहाँ पे हम लोग पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अब जो एक सिनेरियो, 3 सिनेरियो लेके चलते हैं, वन बाय वन सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं. तो पहला सिनेरियो है वेयर द अर्लियर डिसीजन बाय द लार्जर बेंच एंड देयर इज अ लेटर contrary decision of the smaller bench. The decision of the smaller bench cannot be deemed to be have overruled the earlier decision. The earlier decision of the larger bench will be prevail. That mean क्या है कि जो छोटी बेंच ने कुछ conflicting decision अगर दिया है and on the same subject matter, like on the same thing, there is a contradictory opinion of the larger bench. उससे बड़ी बेंच का कोई जो डिसीजन है वो सेम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब सेम सब्जेक्ट मैटर पे है, तो जो आपकी लार्जर बेंच का डिसीजन है वो प्रिवेल करेगा. दैट वुड बी हैव द बाइंडिंग इफेक्ट. जो स्मॉलर बेंच का है वो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखेगा, जो लार्जर बेंच का जजमेंट है वो बाइंडिंग इफेक्ट रहेगा सेम सब्जेक्ट मैटर पे. बट देयर इज अ डिसीजन टेकिंग अपोजिंग एंड कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू are the same number of judges and it is not possible to reconcile the observation of these two decisions. The court are liberty to consider which of the two views has to be backing of constitution provision. So in this scenario, like जहाँ पे same bench है, सेम स्ट्रेंथ की बेंच है और दोनों का कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है, सो यहाँ पे जो कोर्ट है उनके पास में लिबर्टी है कि वो ये व्यू रख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को बैंकिंग देता है वो प्रिवेल करेगा, वो जजमेंट यहाँ पे काम करेगा. एंड ए डिसीजन ऑफ द अर्लियर बेंच इज बाइंडिंग अनलेस एक्सप्लेन बाय द लेटर बेंच इन इक्वल स्ट्रेंथ, इन विच केस द लेटर डिसीजन इज बाइंडिंग. सो एक जो डिसीजन अर्लियर बेंच का वो बाइंडिंग एक्सप्रेशन रखेगा तब तक लेटर बेंच वाले में ये एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया होगा व्हाई दे आर एंड गिव दिस डिसीजन. सो अब हम समझ लेते हैं व्हाट इज द एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ द स्टेयर डिसीजन. सो यहाँ पे दो चीजें हैं. द रूल ऑफ द स्टेयर डिसीजन इज नॉट एब्सोल्यूट रूल, दैट नॉट द एब्सोल्यूट एट ऑल. देयर आर 2 एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल. So first exception is per incurium and the second one is sub silentio. So let's understand these two in details. So per incurium, what it is?
per incurium is a Latin term which means translate to the through lack of care and refer as a judgment of the court which has been decided without referring a statutory provision or earlier judgment which would have been relevant or binding. So इसमें क्या है, आप समझ सकते हैं कि जो पर इंक्यूरियम है इसमें हम लोग देखते हैं there is a judgment which I just want to discuss once here. There is Sushila Agrawal versus NCT of Delhi. In this judgment एक पहले जजमेंट को डिस्कस किया गया था गुरु बख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980. सो उन्होंने कहा दिस जजमेंट इज अबाउट द एंटीसिपेटरी बेल. तो जो गुरु बख्श सिंह सिबिया में जो रूलिंग दी गई थी कि जो रूल्स डिसाइड किए गए थे दैट वुड बी ए गुड लॉ. एंड देयर इज अनदर जजमेंट व्हिच इज अबाउट मात्रे. आई थिंक व्हाट द जजमेंट नेम आई डिड नॉट रिमेंबर. Selangappa Matre versus State of Maharashtra 2010 का जजमेंट. दैट इज योर बेड लॉ. व्हाई इट इज? बिकॉज जो इसमें फाइंडिंग दी गई थी गुरु बख्श सिंह सिबिया में कि जो ड्यूरेशन ऑफ द एंटीसिपेटरी विल बी फॉर ऑल द ट्रायल एंड दे कैन लाइक द कोर्ट कैन एम्प्लॉय like court can put the conditions on the person who is seeking for the bail. So this is the thing, like you can understand through this judgment. This judgment is example of per incurium. And there is another terminology which we are going to discuss, what it is exception of this rule stare decisis, that is a sub silencio. Sub silencio is a Latin term that means like implies under silence, in silence. That means while the rule or the principle of in particular point law is decision is passed and applied by the court is silence. That means उस पॉइंट को कोर्ट ने वहां पे डिस्कस नहीं किया तो वहां पे कोर्ट उस पॉइंट को लेकर के साइलेंस है. So this is all about it. If you like the video, please like it, comment, share and subscribe the channel.